हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस लॉस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हायर परचेज पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हायर परचेज का मीनिंग और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। साथ ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके ऐसा करने से मुझे मिलेगा ढेर सारा मोटिवेशन ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हायर परचेज आखिर होता क्या है। देखिए, हायर परचेज एक मेथड है जिसके थ्रू आप गुड्स की बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है वो यूजुअली उन गुड्स के लिए यूज किया जाता है जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, जिन गुड्स की बायर को जरूरत तो है लेकिन बायर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो तुरंत ही उन गुड्स की फुल प्राइस पे करके इन गुड्स की ओनरशिप अपने नाम पे कर ले। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो बायर होता है वो एसेट के ओनर यानी कि एसेट सेलर के साथ एक एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत बायर को ये एसेट किराया पे करने पर यूज करने के लिए मिल जाते हैं और इसी एग्रीमेंट को हम कहते हैं हायर परचेज एग्रीमेंट। तो हायर परचेज एग्रीमेंट में दो पार्टीज होती हैं। एक होती है ओनर ऑफ द एसेट, जिसे आप लोग हायर वेंडर भी कह सकते हैं, और दूसरी पार्टी जो इन गुड्स को किराए पर यूज करने के लिए ले रही है उसे हम कहते हैं हायर परचेजर या फिर हायरर ऑफ एसेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीमेंट करने की वजह से अब इस बायर को फुल प्राइस पे करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हायर परचेज एग्रीमेंट में बायर को एसेट का लगभग 15-20% जिसे हम लोग कहते हैं डाउन पेमेंट, वो तुरंत पे करना पड़ता है। जबकि जो बैलेंस प्राइस है एसेट का उसे वो इंटरेस्ट के साथ किश्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। अब ये इंस्टॉलमेंट कितने समय में पे करने हैं वो भी एग्रीमेंट के तहत ही डिसाइड होता है। यूजुअली जो हायर परचेज इंस्टॉलमेंट होती है वो या तो मंथली यानी कि हर मंथ में एक बार, या फिर क्वार्टरली यानी कि 3 महीनों में एक बार, हाफ ईयरली यानी कि 6-6 महीने में, या फिर ईयरली यानी कि 1 साल में एक बार पे की जाती है। अब इन्हीं इंस्टॉलमेंट्स को हम लोग हायर चार्जेस या फिर रेंटल चार्ज भी कहते हैं। अब जब तक कि ये हायरर इन रेंटल चार्जेस को, इन इंस्टॉलमेंट्स को टाइम पे करता रहेगा तब तक वो इन एसेट्स को यूज कर पाएगा। लेकिन अगर इस हायरर ने इस इंस्टॉलमेंट को पे करने में डिफॉल्ट किया, डिले किया, तो ऐसी सिचुएशन में जो सेलर है यानी कि जो हायरर वेंडर है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने एसेट्स को हायरर से ले ले। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हायर परचेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हायर परचेज एग्रीमेंट करके डाउन पेमेंट पे करने के बाद हायरर को इन गुड्स की पोजेशन तो मिल जाती है, यानी कि फिजिकल कंट्रोल ओवर तो एसेट मिल जाता है क्योंकि उसे इस गुड्स को यूज करना होता है, लेकिन हायरर को इन गुड्स की ओनरशिप तुरंत नहीं दी जाती। हायरर को इन गुड्स की ओनरशिप तभी ही मिलेगी जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर दे और साथ ही साथ एग्रीमेंट में लिखी गई जो और भी कंडीशंस है उन सबका पालन कर ले। यानी कि हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत हायरर को तुरंत पोजेशन मिलती है लेकिन ओनरशिप नहीं। अब देखिए, हायर परचेज एग्रीमेंट में हायरर के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो सारी इंस्टॉलमेंट पे करे, कंडीशंस का पालन करे और ओनरशिप अपने नाम कर ले एसेट की, लेकिन उसके ऊपर ऐसा करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। यानी कि अगर कुछ इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद, कुछ समय तक एसेट को यूज करने के बाद हायरर को ऐसा फील हो रहा है कि अभी उन्हें इस एसेट की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि एग्रीमेंट के तहत टोटल 10 इंस्टॉलमेंट पे करने पर हायरर कैन गेट दी ओनरशिप ऑफ एसेट, लेकिन 6 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हायरर को ऐसा लगता है कि अब उनका काम हो चुका है और अब उन्हें इस एसेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में 6 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो इस एसेट की पोजेशन वापस हायर वेंडर को कर सकते हैं और इसके बाद जो बाकी 4 इंस्टॉलमेंट है वो पे करने की उन्हें कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हायर परचेज एग्रीमेंट एक तरीके की बेलमेंट एग्रीमेंट है, जहां पे जो हायरर है उसकी पोजीशन एक बेली की तरह है। जैसे आप एक बेली को अपने गुड्स किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए देते हैं, उसी तरीके से हायर वेंडर ने अपने एसेट हायरर को सिर्फ यूज करने के लिए दिए हैं, यानी कि हायरर के पास इन गुड्स के ऊपर कोई और अधिकार नहीं है।
हायरर की ये ड्यूटी बनती है कि जब तक वो इन गुड्स को यूज कर रहा है, जब तक ये गुड्स उसके पोजेशन में है, तब तक वो उन गुड्स का रीजनेबल केयर करे। लेकिन अगर हायरर की गलती की वजह से इन गुड्स को कोई भी डैमेज होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो हायरर को जो भी लॉस हुआ है गुड्स का, उसका पूरा पूरा कंपेंसेशन हायर वेंडर को पे करना पड़ेगा। अब ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट है, उसके ऊपर हायर परचेज एक्ट 1972 एप्लीकेबल है। और हायर परचेज एक्ट में हायर परचेज की जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अब हम उसे पढ़ेंगे। तो हायर परचेज एग्रीमेंट मीन्स एन एग्रीमेंट अंडर विच द गुड्स आर लेट ऑन हायर and under which the hirer has the option to purchase them in accordance with terms of agreement। तो ये सबसे दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। हायर परचेस एग्रीमेंट में गुड्स को हायर पे यानी किराए पर दिए जाते हैं एक पर्सन को, जिसको हम कहते हैं हायरर। और इस हायरर के पास ये ऑप्शन भी होता है कि अगर वो चाहे तो एग्रीमेंट की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसका पालन करके सारी इंस्टॉलमेंट पे करके इन गुड्स की ओनरशिप अपने नाम कर ले और एसेट को परचेज कर ले। साथ ही साथ क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अंडर विच, यानी कि इस एग्रीमेंट में और तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दूसरे भी होते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला कैरेक्टरिस्टिक, possession of the goods is delivered by the owner thereof to the person on the condition that such person pays the agreed amount in periodical installment। यानी कि हायरर को possession of goods तो हम तुरंत दे देते हैं, लेकिन इस कंडीशन पर उन्हें हम ये पोजेशन देते हैं कि जब तक के वो पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट टाइम पे करते रहेंगे, तब तक वो पोजेशन अपने पास ही रख सकते हैं और एसेट को यूज कर सकते हैं। The property in the goods is to pass to such a person on the payment of last installment। तो property in the goods यानी ओनरशिप हायरर को कब मिलेगी, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। आखिरी इंस्टॉलमेंट जैसे ही आप पे कर दोगे, तब उस दिन आपको पोजेशन के साथ साथ ओनरशिप भी मिल जाएगी। एंड such a person has right to terminate the agreement at any time before the property so passes। तो हायरर के पास ये राइट भी होता है कि अगर वो ओनरशिप हासिल ही ना करना चाहे, अगर वो इन गुड्स को लेना ही नहीं चाहता, तो वो क्या कर सकता है, कुछ इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अपनी जब उसे मर्जी हो तो वो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है। पोजेशन हायर वेंडर को वापस कर देगा और आगे की इंस्टॉलमेंट पे करने की उसे कोई जरूरत फिर नहीं होगी। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड सेल। तो सबसे पहला डिफरेंस, डिफाइंड अंडर विच एक्ट। तो जो सेल है उसकी डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, जबकि हायर परचेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कवर्ड है अंडर हायर परचेज एक्ट 1972। सेकेंड डिफरेंस, टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि ओनरशिप गुड्स की कब पास होती है। सेल के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड to the buyer immediately at the time of contract, possession may be given at future date। तो सेल के केस में क्या होता है कि जो ओनरशिप होती है गुड्स की, यानी कि कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट राइट जो होता है गुड्स का, वो तुरंत दे दिया जाता है किसको, बायर को। कब, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए बायर ने पेमेंट की है या नहीं वो अलग बात है, इवन पोजेशन भी अभी हम बायर को देंगे या नहीं वो अलग बात है, लेकिन सेल के केस में ओनरशिप तुरंत हम बायर को दे देते हैं। पोजेशन ऐसा हो सकता है कि हम उसे कभी फ्यूचर डेट में दें। हायर परचेज के केस में प्रॉपर्टी इन द गुड्स passes to the hirer upon the payment of last installment, possession is given to the hirer immediately। तो यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है। हायर परचेज के केस में आप पोजेशन तुरंत दे देते हो क्योंकि उसे यूज करना है ना एसेट, इसलिए तो वो उधार पे ले रहा है आपसे, लेकिन आप उसे प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी कि ओनरशिप अभी नहीं दोगे हायरर को। उसे ओनरशिप कब मिलेगी, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर लेता है, जब वो पूरा प्राइस पे कर देगा तब उसे क्या मिलेगी, ओनरशिप मिलेगी। Third, position of party। The position of buyer is that of owner of goods। तो सेल के केस में बायर की पोजीशन कैसी होती है, ओनर ऑफ गुड्स की होती है, क्योंकि ओनरशिप उसे तुरंत मिल जाती है, तो बायर के पास उन गुड्स के ऊपर कंप्लीट राइट्स हैं। हायर परचेज के केस में पोजीशन ऑफ बायर इज दैट ऑफ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो हायर परचेज के केस में जो हायरर होता है वो तुरंत ओनर नहीं बनता, जब तक कि गुड्स वो यूज कर रहा है तब तक उसकी पोजीशन सिर्फ एक बेली की तरह है, यानी कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसे गुड्स दिए गए हैं और इसके अलावा हायरर का इन गुड्स के ऊपर कोई और अधिकार नहीं है। Termination of contract, the buyer cannot terminate the contract and is bound to pay the price of goods। सेल के केस में क्या होता है, क्योंकि ओनरशिप आपने तुरंत बायर को दे दी है, तो अब बायर जो है वो गुड्स को रिटर्न करके प्राइस
पे नहीं करे ऐसी बात नहीं कह सकता। ओनरशिप बायर को ऑलरेडी दे चुके हैं, अब बायर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता। अब क्योंकि ओनरशिप उसके पास है, उसे पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी प्राइस की। और अगर बायर पे नहीं करेगा इन केस ऑफ सेल, तो सेलर के पास ये राइट होगा कि वो बायर को सू करे कोर्ट में और ये प्राइस को रिकवर करे। हायर परचेज के केस में हायरर में इफ ही सो लाइक्स टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर विदाउट द लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। तो ये बात तो मैंने आपको आगे भी समझाई थी कि हायर परचेज के केस में हायरर के पास ये ऑप्शन होता है कि वो बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, ऐसा वो कई वजहों से कर सकता है। ऐसा हो सकता है कि अब उसे एसेट का आगे कोई यूज ही नहीं करने वाला है, वो उसकी जरूरत पूरी हो गई, उसका जो काम था वो पूरा हो गया, तो अब वो रखना ही नहीं चाहता एसेट को, तो वो रिटर्न कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसके पास आगे रेंट पे करने के पैसे नहीं है, तो वो सोचेगा कि डिफॉल्ट करने से अच्छा है कि मैं अभी ही एसेट को क्या कर दूं, उसकी पोजीशन वापस करके कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पे खत्म कर दूं। तो हायरर अगर ऐसा करता है तो ही इज डूइंग विद इन हिज राइट, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो हायरर के पास ये अधिकार होता है कि वो बीच में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है, लेकिन बायर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। सेल के केस में पहला यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, द बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, द सेलर टेक्स द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तो सेल के केस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब है कि अब सेलर का जो पेमेंट है, जो प्राइस है, वो तो रिस्क में चला गया, क्योंकि एक इंसॉल्वेंट बायर से उसे क्या ही पेमेंट मिलेगी। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सेलर जो है वो बायर से गुड्स भी नहीं ले सकता, क्योंकि गुड्स की ओनरशिप किसके पास चली गई है, सेल के केस में तो गुड्स की ओनरशिप तुरंत बायर के पास चली गई। तो सेलर जो है वो बायर से गुड्स वापस भी नहीं ले सकता, बिकॉज बायर के पास क्या राइट है, आपने पढ़ा होगा जस्ट इन रेम। बायर के पास तुरंत ओनरशिप जाने की वजह से बायर हैज जस्ट इन रेम, यानी कि ही हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिज गुड्स अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड, वो अपने गुड्स की रक्षा कर सकता है। इवन सेलर भी इन गुड्स को टच नहीं कर सकता बिना बायर की परमिशन के, क्योंकि बायर के पास क्या है, ओनरशिप। तो अब बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो सेलर को ना प्राइस मिलेगा, ना वो अपने गुड्स वापस लेके जा सकता है, तो उसको क्या है, एक रिस्क है लॉस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, हायर परचेज के केस में ओनर टेक्स नो सच रिस्क इफ द हायरर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट, द ओनर हैज राइट टू टेक बैक द गुड्स। अब हायर परचेज के केस में तो हायरर को सिर्फ पोजेशन दी थी, ओनरशिप तो अभी भी हायर वेंडर के पास है। तो जैसे ही हायरर कभी भी डिफॉल्ट करता है तो ओनर क्या करेगा, वो अपने गुड्स अपनी मर्जी से तुरंत लेके जा सकता है। और यहाँ पे अगर वो ऐसा करता है तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो ओनर है यानी कि हायर वेंडर है, उसके पास है क्या, जस्ट इन रेम, तो ही हैज राइट ऑफ गुड्स अगेंस्ट द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, तो हायरर अगर डिफॉल्ट करता है तो ओनर क्या कर सकता है, उसे कोई रिस्क नहीं है पेमेंट का, किसी का, आप पेमेंट नहीं करोगे मैं मेरे गुड्स वापस लेके जाऊंगा, ये अधिकार है किसके पास, ओनर के पास। Transfer of title, the buyer can pass a good title to the bona fide purchaser from him। तो सेल के केस में क्या होता है कि जो बायर होता है वो तो उसे तुरंत ओनरशिप मिल गई है, तो अगर आपके पास किसी गुड्स की ओनरशिप है तो सीधी सीधी बात है आप किसी और को ओनरशिप दे भी सकते हो। सो बायर क्योंकि सेल के केस में ओनर होता है, he can also transfer this title to any bona fide purchaser from him। तो कोई भी इनोसेंट परचेसर अगर बायर से गुड्स की परचेज करता है तो इस बायर के पास भी क्या आ जाएगी, कंप्लीट ओनरशिप आ जाएगी। हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल टू दी बोनाफाइड परचेजर। ऐसा क्यों है, बिकॉज हमने एक रूल पढ़ा है, नेमो डाट कॉड नॉट हैबिट। क्या लिखा है यहाँ पे, हायरर जो है वो ओनर तो कभी बना ही नहीं, हायरर को क्या मिला है, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हायरर को सिर्फ क्या मिली है, पोजेशन मिली है, ओनरशिप नहीं मिली है, तो हायरर ओनर नहीं है। और नेमो डाट कॉड नॉट हैबिट का जो ये रूल है वो ऐसा कहता है कि अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप किसी और को ओनरशिप दे भी नहीं सकते। तो हायरर के पास ओनरशिप नहीं है, तो अगर ये हायरर किसी और को ये गुड्स को सेल कर रहा है तो उससे सेल करने वाला
उसे परचेज करने वाला जो पर्सन है वो कितना ही इनोसेंट हो, भले वो गुड फेथ में परचेज कर रहा है, लेकिन इस इनोसेंट बायर को जो है वो ओनरशिप नहीं मिलेगी, बिकॉज इस इनोसेंट बायर ने जिससे परचेज किया यानी हायरर से परचेज किया उसके पास ये ओनरशिप नहीं है। तो जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को दे भी नहीं सकते। इस रूल की वजह से हायरर कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल टू एनी बोनाफाइड परचेजर। रीसेल, तो ये बिल्कुल कनेक्टेड पॉइंट है। बायर इन सेल कैन रीसेल द गुड्स, सीधी सीधी बात है, बायर ओनर है तो अगर वो चाहे तो ये गुड्स की ओनरशिप किसी और को दे भी सकता है। सो बायर अपने गुड्स को किसी और को बेच सकता है। हायर परचेजर कैन नॉट रीसेल द गुड्स अंटिल ही हैज पेड ऑल द इंस्टॉलमेंट। हायर परचेजर जो होता है उसके पास ओनरशिप नहीं होती, तो अगर आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप इसे किसी और को दे भी नहीं सकते, ये हमने अभी ऊपर पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि हायर परचेज इन गुड्स को किसी और को सेल नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास सेलिंग का राइट कब आएगा? जब वो ओनर बन जाएगा। और वो ओनर कब बनेगा? जब वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर देता है। तो एक बारी हायर परचेजर ने सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, उसके बाद डेफिनेटली ही इज द ट्रू ओनर और वो ये गुड्स को रीसेल कर सकता है। और अब इससे जो भी बायर परचेज करेगा उसे क्या मिलेगी? गुड ओनरशिप मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट्स लिख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दैट्स इट, हैव अ गुड डे।